हेलो दोस्तों, CSC गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आप लोग के लिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए सेट 30 लेकर आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये सीज़न बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। तो आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। तो चलते अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये बोल रहा है कि कंसीडर ए डिस्क पैक with the following specification: 32 surfaces, 256 tracks per surface, 64 sector per track, and 512 bytes per sector. If format overhead is 64 bytes per sector, then what is the formatted डिस्क स्पेस? आपको निकालना क्या है? फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्क कैपेसिटी निकालते हैं। डिस्क कैपेसिटी, ठीक है ना, इसको सी पे लिख दिए। तो ये सारे को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाता है आपका डिस्क कैपेसिटी। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁵, 256 को लिख सकते हैं 2⁸, 64 को लिख सकते हैं 2⁶, और 512 को लिख सकते हैं 2⁹। अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 2⁻28 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है आपका? फॉर्मेट ओवरहेड निकालना है। तो फॉर्मेट ओवरहेड निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये 512 है इसी के जगह पे आप 64 को मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर आपका सिर्फ ये हो जाएगा 2⁵ गुने 2⁸ गुने 2⁶ गुने 2⁶। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा ये 2⁻25। और देखिए 2⁻28 आया, इसको हम लोग लिख सकते थे 256 MB, इजीली लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 32 MB, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि डिस्क कैपेसिटी माइनस फॉर्मेट ओवरहेड करते हैं तो आपका निकलता है आपका फॉर्मेटेड स्पेस। तो मतलब कि 256 माइनस 32 कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 224 MB, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 224 MB। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है Which of the following HTML5 codes will affect the horizontal as well as vertical alignment of the table content? तो हमें इसमें से बताना है कि HTML5 में हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए कौन से एट्रीब्यूट या कौन सी कोड का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए हम बता दें आप लोग को कि हम लोग H लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मिडिल, और V लाइन मतलब वर्टिकल अलाइन, ठीक है ना, सेंटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है, बाकी यहाँ पर सारा का सारा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि विच CSS3 प्रॉपर्टी इज यूज टू रैप ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज। मतलब कहने का मतलब कोई भी इमेज है, ठीक है, और वो बीच में है, उसके अराउंड क्या करना है, सारा टेक्स्ट लिखना है। तो इसके लिए हम लोग कौन से प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं CSS3 में फ्लॉट का यूज करते हैं। आपने देखे होंगे मैगजीन वगैरह या तो फिर पेपर वगैरह में कि बीच में फ़ोटो है और उसके मतलब अराउंड बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लॉट का, जो आपको क्या करता है कि इमेज को फिक्स करता है लेफ्ट राइट में आपको क्या करता है, इमेज को फिक्स करता है। वर्ड रैप होता है आपका वर्ड को जो कंटिन्यू चल रहा है उसको ब्रेक करके न्यू लाइन में लाने के लिए, अनदर लाइन में ले जाने के लिए, तो वर्ड रैप का हम लोग यूज करते हैं। मार्कअप आप HTML में यूज करते हैं, ठीक है ना, फॉर्म वगैरह बनाते हैं। तो आप अलाइन का यूज तो आप तो जानते हैं कि अलाइन आप स्पेस को छोड़ने के लिए अलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोल रहा है टेस्टिंग मेथड इनेबल्स द बेस्ट केस डिजाइनर टू ड्राइव ए लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी मेजर, ठीक है। तो यहाँ से बताना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, टेस्टिंग मेथड इनेबल्स द टेस्ट केस डिजाइनर टू ड्राइव ए लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी मेजर्स, ठीक है। तो ये जो होता है आपका बेसिक पाथ टेस्टिंग होता है। कौन होता है? बेसिक पाथ टेस्टिंग। बेसिक पाथ टेस्टिंग जो है ये टाइप है आपका
वाइट बॉक्स टेक्स्टिंग का, वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। और इसी के साथ आपका एक और है कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग, ये भी आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग का है। और एक आपका ये ऑर्थोगोनल है, ये आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। ये जो आपका है बेसिक पाथ टेस्टिंग, ये आपका कॉम्प्लेक्स सिटी को मेजर करता है, जितना भी लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको मेजर करता है। कंट्रोल आपका लूपिंग वगैरह को मेजर करता है। और ऑर्थोगोनल जो होता है आपका जो पेयरिंग, ठीक है ना, जो पेयर में रहता है उस सारे वर्ड को या सेंटेंसेस को टेस्ट करता है, ठीक है ना। जो भी पेयरिंग के साथ आता है उसको हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है ना। और सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग, आपका एक जो सिनेरियो होता है उसके अनुसार ये टेस्ट करता है, हर एक का अपना अपना एक सिनेरियो होता है उसके, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है कि ए 5 एरे ट्री इज ट्री in which every internal node has exactly 5 children. कितने चिल्ड्रन? 5. The number of leaf nodes in such a tree with an internal nodes will be. तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एक 5 एरे ट्री है जिसमें आपका इंटरनल नोड जो है आपका एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन को रखता है, ठीक है ना। जिसमें आपको बताने कि यदि उस 5 एरे ट्री में 8 इंटरनल नोड्स होंगे तो कितने चिल्ड्रन बनने की चांसेस है, ठीक है ना। लिफ नोड्स बनने की चांसेस है, तो वही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला इसके लिए है, क्या है? एल इक्वल टू आई इंटू एन माइनस 1 प्लस 1। अब कहिएगा कि एल क्या है, आई क्या है, एन क्या है। तो एल जो आपका है वो नंबर ऑफ लीफ है, क्या है? नंबर ऑफ लीफ। और आई जो आपका है नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, ठीक है। और एन जो आपका है एन एरे ट्री है, एन एरे ट्री मतलब कि कितना एरे ट्री है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एल का निकालना है, हमें एल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8। और एन इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो 8 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अभी ये हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 1, तो मतलब 33। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि लेट m इक्वल टू 313 बेस 4 एंड n इक्वल टू 322 बेस 4 फाइंड द बेस 4 एक्सपेंशन ऑफ m प्लस n। तो यहाँ से वैल्यू आपको निकालना है m प्लस n का, ठीक है ना। तो m आपका दिया हुआ है बेस 4 में, तो इसे आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा? डेसिमल वैल्यू में चेंज कर लीजिएगा m और n को, फिर उसके बाद सम कर लीजिएगा। सम करने के बाद आपको क्या मिल जाए? फिर से अगेन बेस 4 में चेंज कर लेना है। तो देखिए किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो ए आपका करिएगा तो 3 इंटू 4 टू पावर 012 तो स्क्वायर प्लस 1 इंटू हम एम को निकाल रहे हैं, एम इक्वल टू, ठीक है ना, 1 इंटू 4 टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 टू पावर 0। तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 55, ठीक है। उसी तरह से हम एन की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एन की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 टू पावर 4 टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 4 टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 2 टू पावर 4 टू पावर 0। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 58। तो ये आपका डेसिमल वैल्यू में चेंज हो गया, ये भी डेसिमल वैल्यू में। अब इजीली हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं। तो 58 प्लस 55 आप सम करिएगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 133। अब 133 में आप क्या करिएगा? 4 से भाग लगा दीजिएगा,
और जो भी बेस रिमाइंडर आएगा इधर लिखते चले जाएगा। तो इस तरह से आप लिखिएगा तो यहाँ पर आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 1301 बेस 4। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये जिस तरह से आप बाइनरी फॉर्म में निकालते हैं डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है ना, तो उसी तरह से आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है ना, तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है फाइंड द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो फॉलोइंग सर्किट आपका दिया हुआ है यहाँ पे सर्किट, इसमें से बताना कि क्या वैल्यू आएगा। तो देखिए इसे आप जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका ए बी, हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा बी सी, इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका फिर अगेन ए बी। तो ये आपका वैल्यू है यू का, भी का, डब्लू का। ठीक है ना, यू भी डब्लू, यू भी डब्लू देख रहे होंगे, डब्लू है, भी है, यू है। ठीक है ना, फिर इसे इस गेट से फॉलो करवाएंगे तो ए प्लस ए बी आएगा, ए प्लस ए बी, ये आ जाएगा बी प्लस बी सी, और इससे फ्लो करवाएगा तो ये आ जाएगा सी प्लस ए बी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे कैलकुलेट करिएगा तो ए को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस बी। तो यहाँ पर वैल्यू सिंपल सा हम इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ पर इसका वैल्यू लिख सकते हैं सिंपल सा बी। कोई दिक्कत, ठीक ना, तो यहाँ पर तो ये है ही है। अभी इस गेट से आप फ्लो करवाइएगा तो क्या आ जाएगा ए बी इंटू सी प्लस ए बी। हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से ए बी इंटू ए बी प्लस सी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर एक आपका ऑब्जर्वेशन लॉ है। ऑब्जर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि ए इंटू ए प्लस बी है तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए। ऑब्जर्वेशन लॉ ये बोलता है कि ए इंटू ए प्लस बी है तो उसके इक्वल टू हो जाता है ए। तो यहाँ पर भी देखिए ऑब्जर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर आपका बी हो जाएगा। आई होप आपको ये और भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड इन वाट बाय द 6 ओम रजिस्टर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। आपका 6 ओम रजिस्टर है, वहाँ पर आपका क्या पावर है। ठीक है ना, तो पावर निकालना है वो भी वाट में। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो देखिए मैंने एक सोल्यूशन इसको बना कर लेके आया गया आपके सामने। ठीक है ना, तो सोल्यूशन आपका क्या है कि बाय कन्वर्टिंग द गिवन डायग्राम यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके। ठीक है ना, तो हम लोग इस रूप में जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो इस तरह से आपका फिगर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो फिगर आपका बन रहा है दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो 1 ओमेगा और 3 ओमेगा जो है ये सारा का सारा क्या हो जाता है सीरियल में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब कि 6 वोल्टेज जो है, ठीक है ना, वो यहाँ पर 6 एम्पियर वोल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बना। फिर उसके बाद देखिए अब करंट यहाँ पर फॉलो कर रहा है क्या, नहीं फॉलो कर रहा है। जब करंट फॉलो नहीं करेगा तो पावर कहाँ से आएगा, नहीं क्या आएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोल रहा है कि द करंट फॉलो इन द सर्किट इज 0, हेंस पावर डिसिपेटेड बाय द 6 ओम रजिस्टर इक्वल टू 0। मतलब कि जो भी 6 ओम रजिस्टर है वहाँ पर पावर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि विच फेज यूज फिनाइट स्टेट ऑटोमाटा। तो ये फिनाइट स्टेट ऑटोमाटा के लिए हम लोग यूज करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस को। ठीक है ना, तो फिनाइट ऑटोमाटा एक तरह का मशीन है जो यूज होता है आपका लेक्सिकल एनालिसिस में, और ये प्रोड्यूस करता है आपको टोकन्स इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में, आइडेंटिफायर के फॉर्म में, कीवर्ड्स, कांस्टेंट। ठीक है ना, एज ए इनपुट प्रोग्राम। जो भी इनपुट प्रोग्राम इसको मिला है उसे या तो आइडेंटिफायर हो, कीवर्ड हो या तो कांस्टेंट हो, सारे को क्या प्रोड्यूस कर देता है, टोकन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देता है। इसलिए फिनाइट स्टेट ऑटोमाटा मशीन यूज करता है लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। 10 आपका बोल रहा है
कि नेम द प्रॉब्लम विच अफेक्टेड डिजिटल कैश एंड एड्रेस्ड बाय क्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो प्रॉब्लम एक तरह का आता है डिजिटल कैश एंड एड्रेस बाय क्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में। ठीक है ना, मतलब कि ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि नेम द प्रॉब्लम विच अफेक्ट्स डिजिटल कैश एंड एड्रेस बाय ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। मतलब ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका एक प्रॉब्लम आता है डिजिटल कैश का। ठीक है ना, तो वो किसके द्वारा आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यह जो रिकवर जो आपका होता है वो आपका डबल स्पेंडिंग के द्वारा होता है। डबल स्पेंडिंग, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डबल स्पेंडिंग। तो डबल स्पेंडिंग क्या है कि डबल स्पेंडिंग एक तरह का रिस्क है जो क्या करता है आपका डिजिटल करेंसी को ये स्पेंड मतलब दोबारा स्पेंड करने में सक्षम होता है। ठीक है ना, दोबारा मतलब कि रीयूजेबल आप कह सकते हैं कि रीयूजेबल रिप्रोड्यूसेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका यूज होता है डबल स्पेंडिंग का। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्त। ठीक है, चलते हैं, सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।